ममता बनर्जी का कहना है शी विल बाउंस बैक। इसकी प्रोबेबिलिटी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे आप देखते हैं? नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी हर उस जमीन से जुड़े हुए नेता की हमेशा रहती है और राजनीति में नेवर से नेवर कहा जाता है। और जिसके पास से वोट बैंक है, जिसके पास में जमीन पे काम करने की ताकत है, आज सबसे बड़ा उदाहरण तो इस चीज का खुद अमित शाह है। आपको याद होगा 10 साल पहले के मैच क्लिपिंग्स देख रहा था, उन्होंने दम ठोक करके कहा था कि मैं यहां से उखाड़ के ही दम लूंगा टीएमसी को, और आज उन्होंने वो कर दिखाया। और 10 साल पहले के नतीजों के समय में क्या स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की? तो मेरा बहुत साफ मानना है, जो लगा रहेगा, डटा रहेगा, जमा रहेगा, वही अंत में दोबारा वापस भी आएगा, दोबारा जीतेगा भी। तो ममता बनर्जी की जो स्पिरिट है, काश की वो स्पिरिट अगर थोड़ी बहुत भी जो देश के प्रमुख सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके अंदर भी हमको वो स्पिरिट दिखाई दे तो शायद ज्यादा बेहतर अपोजिशन खड़ा हो पाएगा। लेकिन एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि आज के इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से मेरा अपना मानना यह है निशांत कि अमित शाह का रोल एक अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। उनको बहुत सारे लोगों ने हमेशा से चाणक्य कहा, तमाम स्ट्रेटेजिस्ट कहा, वो एक बड़े मंत्री पद के ओहदे पे हैं, ऑलमोस्ट सेकंड राइट हैंड कहे जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के। लेकिन आज का ये चुनाव जो राजनीतिक की परिपक्वता को समझते हैं, अमित शाह के राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन, मैं अगर गलत नहीं कहूंगा, आज का यह चुनाव उनके व्यक्तिगत राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। और मेरे अपने इसके बहुत साफ कारण हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो लोकप्रियता के शिखर पे हैं और इतने लंबे समय तक भारत की राजनीति में इतनी लोकप्रियता के साथ में शायद एक कांग्रेस की ओर से इंदिरा जी का नाम लिया जा सकता है उसमें, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी वो ब्रेक कर चुके हैं। हमारे तमाम सर्वेज में अब इस बात को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब भी पोस्ट मोदी बीजेपी की बात होती है, उसमें जब जिन सिनेरियोस की बात होती है, मुझे लगता है उन सिनेरियोस के ऊपर कहीं ना कहीं अर्धविराम पूर्ण विराम आज लगेगा। क्योंकि चाहे वो अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे वो एक बड़े मंत्री के रूप में हो, या स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में हो, या फिर दम ठोक कर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी को विपक्ष के खेमे और उन जगहों पे ले जाने की बात हो जहां भाजपा के आने का कोई स्वप्न भी नहीं देख पाता था। मुझे लगता है अमित शाह ने जिस तरीके से अपने आप को प्रूव किया है आज उस लड़ाई में, वो उनके व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन का आज ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आप जो बता रहे हैं ये अपने दर्शकों को फिर से एक बार खबर बता दूं। इस वक्त की बड़ी खबर है, ममता बनर्जी भवानीपुर से अपना चुनाव हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने उनको पिछले बार नंदीग्राम से हराया था, उन्होंने फिर से इस बार हरा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन बंगाल में बीजेपी को प्रचंड जीत यूं ही नहीं मिली है, बल्कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी, महीनों का टीम वर्क था, जिसका परिणाम आज नतीजों में रिफ्लेक्ट हुआ है। बंगाल में बीजेपी ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर के नेताओं का जमावड़ा लगा दिया, बल्कि स्थानीय नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया, जो इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए हैं। पीएम मोदी ने मिशन बंगाल पर बंगाली ध्वज का विशेष ख्याल रखा। झालमुड़ी, चाय, मंदिर, नौका विहार और फुटबॉल के जरिए राज्य को साधा विकसित बंगाल को विकसित भारत के सपने से जोड़ने का विजन पेश किया। महिला और युवाओं पर सीधा दांव खेलते हुए उनके लिए कई वादे किए गए। टीएमसी के खिलाफ भ्रष्टाचार, हिंसा और घुसपैठ को मुख्य मुद्दा बनाया। पीएम मोदी ने बंगाल में 21 रैलियां की और 3 रोड शो। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी मिशन बंगाल पर डटे रहे, वॉर रूम में कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, संगठन की बैठकों में वोटरों का डर दूर करने के लिए योजना बनाई, तेज तर्रार और कड़क ऑब्जर्वरों की तैनाती की। महिला वोटरों के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया। बंगाल के सामाजिक समूह और स्थानीय फुटबॉल क्लबों से संपर्क किया गया। बिहार, पूर्वांचल और मारवाड़ी समाज से भी संपर्क साधा गया। इनके अलावा बैकडोर से बीजेपी की टीम लगातार काम करती रही। वो चेहरे मेहनत कर रहे थे जिन्हें आपने शायद टीवी स्क्रीन या रैलियों में कभी देखा होगा। अमित शाह के साथ प्रमुख नेताओं की टीम ने संगठित और समन्वित तरीके से हर मोर्चे पर काम किया। भूपेंद्र यादव ने संगठन के माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित किया, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। सुनील बंसल ने संगठन को नई धार दी। पन्ना प्रमुख मॉडल के जरिए उन्होंने ऐसा मजबूत नेटवर्क खड़ा किया जिसने टीएमसी के कैडर आधारित ढांचे को सीधी चुनौती दी। उन्होंने नेताओं के बीच तालमेल बैठाने के साथ साथ कमियों को दूर किया और ममता सरकार के खिलाफ मुद्दों को सड़कों तक पहुंचाया। धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे अभियान के मुख्य रणनीतिकार के रूप में अहम भूमिका निभाई।
उन्होंने विभिन्न सामाजिक और जातीय समूह के बीच संतुलन बनाते हुए केंद्र और राज्य इकाई के बीच मजबूत तालमेल स्थापित किया। विप्लव देव ने अपने अनुभव का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जहां सामाजिक और सांस्कृतिक समानताएं मिलती हैं। फिर उनकी आक्रामक प्रचार शैली ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। हमने आपको बताया कि बंगाल में बीजेपी की जीत के 5 गेम चेंजर चेहरे कौन से थे। इनमें अलवर से सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बंगाल चुनाव प्रभारी थे। उन्होंने संगठन के माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित किया। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी कानूनी चुनौतियों को संभालना उनकी विशेषता रही है, जिससे पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत हुई। इससे पहले भी भूपेंद्र यादव ने जिन राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली, वहां अधिकतर बीजेपी की सरकार बनी। बंगाल से पहले बिहार चुनाव में भी वो पार्टी प्रभारी बने थे, वहां भी बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीट जीती थी। 2015 में झारखंड में सह प्रभारी के रूप में काम किया। यूपी, उत्तराखंड व बिहार में सरकार बनाई। 10 साल बिहार के प्रभारी रहे। अब बंगाल बच रहा था। उनकी माने तो इस चुनाव में गंगोत्री से गंगा सागर तक का काम करने का अवसर मिला और यह विश्वास और समर्पण की उनकी अनमोल यात्रा है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर यशवंत जी के पास। यह टीम, यह मैनेजमेंट यशवंत जी, और अलग अलग लेवल पर कमिटमेंट, जाहिर तौर पर पार्टी विद अ डिसिप्लिन साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं टीएमसी से, क्योंकि हम बंगाल की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक और उदाहरण है जहां काडर और ये सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही थी। शायद कल के अखबारों में थोड़ा डिटेलिंग में आ जाए कि थोड़ा बहुत काडर था, वो है विजय की बात की जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी वहां पर कम थी।